there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेल साइकिल को शुरू किया है। इससे पहले सेल साइकिल के 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन किया था और दूसरे लेक्चर में जो वेरियस टाइप ऑफ फेजेस थे सेल साइकिल के, जो सेल साइकिल को मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि ये कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है। अमूमन सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहले फेज़ को इंटरफेज, दूसरे को एम फेज़ या मोएटाटिक फेज़ का नाम दिया जाता है। फिर इसी इंटरफेस, पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर, तो आप ज़रूर देखें। ये वाला फेज़ जो है इसको हमने नाम दिया था इंटरफेस, और ये जो दूसरा फेज़ है जो कि डायग्राम इसी साइकिल का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नाम दिया जाता है एम फेज़। एम फेज़ मीन मोएटाटिक फेज़। तो दूसरा फेज़ जो है वो है मोएटाटिक फेज़। पहला फेज़ है इंटरफेज़। इंटरफेज़ को मज़ीद 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़। इसी तरह एम फेज़ को मज़ीद 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, 2 सब फेजेस में एम फेज़ को डिवाइड किया गया है। पहले फेज़ को कैरियोकाइनेसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सर्कल का जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कैरियोकाइनेसिस को, कैरियोकाइनेसिस। और जो दूसरा बकाया पार्ट जो रह गया ये वाला, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये जो पार्ट है, ये पोर्शन जो है जहाँ पर हमने साइटोकाइनेसिस लिखा है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है साइकिल का, सेल साइकिल का साइटोकाइनेसिस सब फेज। यानी एम फेज को 2 फेजेस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया गया है। इन सबको हमने डिटेल के साथ पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम सबसे पहले इंटरफेस को शुरू कर रहे हैं। जो पहला फेज़ है इंटरफेज़, उसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एम फेज़ को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि इंटरफेज़ को अर्ली साइंटिस्ट ने मिस्टेकनली नाम दिया था रेस्टिंग फेज़। अर्ली साइंटिस्ट मिस्टेकनली नेम्ड दिस फेज रेस्टिंग फेज। उन्होंने इसको नाम दिया था रेस्टिंग फेज कि यहाँ पर ये जो है ये सेल का रेस्टिंग फेज है, यहाँ पर सेल रेस्ट करता है बिटवीन 2 डिवीज़न। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, हकीकत में बाद में पता चला कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट फेज़ है। ये वाला इंटरफेज़ जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट फेज़ है, प्रिपरेटरी फेज़ है। यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट एम फेज़ मोएटाटिक फेज़। तो इसको अब नाम दिया जाता है प्रिपरेटरी फेज़। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट नेम है, रेस्टिंग फेज़ या इम्पॉर्टेंट फेज़, ये इंटरफेस के लिए यूज़ होते हैं। प्रिपरेटरी फेज़ या रेस्टिंग फेज़ या इंटरफेज़। इसको इंटरफेस को मज़ीद 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया जाता है G1 फेज़, G1 फेज़, दूसरे को S फेज़, तीसरे को G2 फेज़। तो सबसे पहले हम G1 को पढ़ते हैं। लेकिन पहले भी लेक्चर में भी हमने ये बताया था कि ये जो फेजेस है सेल साइकिल के, ये फेजेस कुछ फेजेस भी नहीं है यहाँ पर। ये दरअसल में नेचुरली इसमें सेल साइकिल में कोई फेजेस या स्टेप्स मौजूद नहीं होते हैं। ये हमने अपनी स्टडी के लिए मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम किया है। दरअसल ये चेंजेस है जिस तरह हमारे लाइफ में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्डहुड होता है, पहले चाइल्ड होता है, फिर इसके बाद टीन एज होता है, फिर इसके बाद ओल्ड एज होता है। तो ये फेजेस है, किस चीज़ की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ स्टेप, मुख्तलिफ फेजेस, चाइल्डहुड, टीन एज और फिर एडल्ट एज, ये चेंजेस की बुनियाद पर हम उसको अपने लाइफ को, अपना लाइफ साइकिल जो है इसको मुख्तलिफ फेजेस में ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस डिवाइड करते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सेल साइकिल जो होता है ये मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस। मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस
उसके लाइफ में, उसके जो साइकिल होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चेंज रोनुमा होते हैं। इसी बुनियाद पर उसी मुख्तलिफ़ फेज़ में डिवाइड किया जाता है। अब हम सबसे पहले G1 फेज़ को डिस्कस करते हैं। ये G1 फेज़ को G1 का नाम इसलिए दिया जाता है कि ये ग्रोथ फेज़ 1 है। ग्रोथ, G मीन ग्रोथ, 1 मीन फेज़ 1, ग्रोथ फेज़ 1, या उसको गैप 1 फेज़ का भी नाम दिया जाता है, गैप 1 फेज़। तो इसे गैप 1 फेज़ क्यों कहते हैं? ये गैप का टर्म क्यों यहाँ पर इस्तेमाल होता है? ग्रोथ से तो मुराद यहाँ ये है कि यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, लेकिन गैप से क्या मुराद है? जब एक सेल एम फेज़ में डिवाइड हो जाता है, इससे 2 डटर सेल बन जाते हैं, तो यहाँ से इन 2 डटर सेल, फर्ज करें यहाँ पर एक सेल होता है पेरेंट सेल, तो इसी तरह जब ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ वापस आकर उसी एक सेल से 2 डटर सेल पैदा हो जाते हैं। इसी एक सेल से 2 डटर सेल पैदा हो जाते हैं। अब ये 2 डटर सेल जो होते हैं ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं G1 से, G1 से अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन इवेंट्स होते हैं इंटरफेज में वो होते हैं कहाँ पर? एस फेज में। ये G1 और G2 जो है ये सिर्फ ग्रोथ फेजेस है। यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं ये यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेटरी फेजेस है। दरअसल ये ग्रोथ फेज़ है G1 और G2। और मेन इवेंट्स यहाँ पर होते हैं सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर DNA का रिप्लिकेशन होता है। ये सब कुछ जो मेन इवेंट्स होते हैं वो इंटरफेस के एस फेज़ में होते हैं। तो ये दरमियान में एक फेज़ है, एक गैप है, दरमियान में एक गैप फेज़ है, इसलिए इसे गैप 1 फेज़ का नाम दिया जाता है। इसी तरह माइटोसिस जो होता है एम फेज़ होता है, कीरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है इससे पहले, और DNA रिप्लिकेशन के बाद, एस फेज़ के बाद ये जो दरमियान वाला फेज़ होता है जितना वक्त होता है उसे हम G2 यानी गैप 2 फेज़ का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में ये बात आई होगी कि इसे क्यों गैप 1 और गैप 2 फेज़ का नाम दिया जाता है। यहाँ पर चूँकि लिखा भी हमने यहाँ पर ये लिखा है कि ये ग्रोथ फेज़ 1 है, तो जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है यहाँ पर जो होता है सेल में, उसमें ग्रोथ होता है। तो पहला जो होता है ग्रोथ इन सेल साइज। सेल साइज एक नया सेल पैदा हुआ, फर्ज करिए ये सेल है, इससे नए सेल पैदा हुए हैं। अब ये वाला सेल खुद अपना साइकिल स्टार्ट कर लेगा, दूसरा खुद स्टार्ट कर लेगा। इसका साइज स्मॉलर है देन पेरेंट सेल। अब इसका पहले साइज में क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके साइज का ग्रोथ होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। अब उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड। तो यहाँ पर फूड प्रिपरेशन भी होता है। फूड पैदा किया जाता है बाहर से, या तो लिया जाता है या यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। तो फूड के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की फूड जो बाहर से लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें एनिमल सेल है, तो अब बाहर से फूड लिया गया कार्बोहाइड्रेट, तो उसको मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। गौर से सुने, फूड लिया गया फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फ़र्ज़ करें एनिमल सेल है, कार्बोहाइड्रेट्स लिया गया। अब इसका मेटाबॉलिज्म भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो ये फेज़ जो है यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होते हैं। ये फेज़ जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ है। अगर आप इसी तरीके से फेज़ में होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस इस तरह सीखेंगे तो मुझे उम्मीद है ये काफ़ी अरसे तक आपको ये याद रहेंगे। ये आपकी कंसेप्ट बन जाएगी कि किस तरह ये इन G1 फेज़ में, फिर S फेज़ में, फिर G2 फेज़ में और इसी तरह आगे M फेज़ में किस तरह ये चेंजेस बेतरतीब होते रहते हैं। तो G से मुराद ग्रोथ, 1 से मुराद G1 यानी ग्रोथ 1 फेज़ या ग्रोथ फेज़ 1। तो यहाँ पर ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, फूड का मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। इसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एंजाइम्स
सिंथेसिस भी होता है। यहाँ पर एंजाइम का सिंथेसिस भी होता है। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नहीं होते हैं। तो हम इस तरह इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तवज्जो से सुने, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेल ग्रोथ करता है G1 फेज में। G1 फेज में जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को लिया फॉर ग्रोथ। अब इस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। अब मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ इसी G1 फेज में एंजाइम सिंथेसिस भी होता है। एंजाइम क्या है? केमिकल नेचर इसका क्या है? प्रोटीन है। अब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब गौर से सुने, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। किस तरह कंप्लीट होता है? पहला, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बन जाती है। क्या? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बन गई, अब उसका ट्रांसलेशन हो गया और इससे प्रोटीन पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि G1 फेज में आरएनए का सिंथेसिस होता है? यस हो सकता है। क्यों? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मैसेंजर आरएनए पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है। यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है। इसके अलावा जब फूड का मेटाबॉलिज्म होगा तो इसके नतीजे में एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी सेल में किस फॉर्म में पैदा होती है? एटीपी की सूरत में। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो सेल में अकर होते हैं, सेल में वाक़या होते हैं G1 फेज में। इस तरह बिलतरतीब आप समझे जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल आसान लगेंगे और आगे MCQs वगैरह में आपको बिल्कुल बहुत आसानी होगी। सेल का ग्रोथ होता है G1 फेज में। फिर से रिपीट करता हूँ, सेल का ग्रोथ होता है गैप 1 फेज में। ग्रोथ फेज 1 में ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब ये फूड जब प्लांट सेल होता है तो खुद अपने आप प्रिपेयर कर लेता है और एनिमल सेल बाहर से ये फूड लेता है। अब ये फूड जो भी है इसका मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, ब्रेक डाउन इसका ज़रूरी है। तो इसी ब्रेक डाउन के लिए इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा, इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एंजाइम सिंथेसिस भी होगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। पूछ सकता है MCQ में। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इसके दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस हो सकता है? यस, हो सकता है। और फूड जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फूड के होते हैं, इसके नतीजे में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी होती है लिविंग सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी करेंसी है। तो ये एटीपी सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। ये चेंजेस तो होते हैं G1 फेज में। इसके बाद G1 के बाद इस फेज में क्या होता है? इस फेज में जो मेन इवेंट है सेल साइकिल का, वो है DNA रिप्लिकेशन। यहाँ पर DNA रिप्लिकेशन होगा इस फेज में। तो G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, तैयार कर लेता है इस फेज के लिए। सेल क्या कर लेता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फॉर द नेक्स्ट एस फेज।
prepare itself cell prepare itself for the next S phase। और S फेज़ में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अब डीएनए जब डुप्लीकेट हो जाएगा, रिप्लिकेट हो जाएगा, उसकी कॉपी बन जाएगी, रिप्लिका बन जाएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल का ज़रूरत भी होगा। और इसके लिए रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, उसके बेसिक यूनिट्स होते हैं, डीएनए के जो बेसिक यूनिट होते हैं उसकी ज़रूरत होगी। तो डीएनए बेस यूनिट्स भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, पैदा होते हैं, सेल पैदा कर लेते हैं। किसके लिए, नेक्स्ट एस फेज के लिए, ताकि वहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन आसानी से हो सके। जो रॉ मटेरियल डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरत होती है, अगर रॉ मटेरियल ना हो तो फिर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, तो फिर ये साइकिल बढ़ेगा कैसे आगे। तो इसी वजह से इसी G1 फेज़ में G1 फेज़ में यहाँ पर जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल ये यहाँ पर पैदा कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, रॉ मटेरियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर सेल अपने आप को तैयार कर लेता है एस फेज के लिए, और इसी चेंजेस के बाद, इतने सारे चेंजेस के बाद नाउ सेल इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट एस फेज। और ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।